हेलो स्टूडेंट, एनटीएससी के आरबीएससी सिलेबस में हमने फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर भी जिनमें ह्यूमन सिस्टम्स हैं, एक और भी चैप्टर, तो उनमें से मैक्सिमम कंटेंट हमारे सीबीएसई वाली बुक के अंदर भी दिया हुआ है। कुछ एक आध टॉपिक हैं जो कि थोड़े अलग हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, सेकंड और थर्ड तीनों हो गए। उनमें से एक तो टॉपिक है, उनका मैं वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा। अब मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के बारे में आपको पता लगेंगी। ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी, ब्लड, इम्यून सिस्टम, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो एक एक हेडिंग वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, उन नोट्स को अच्छे से लिख लें, फिर नोटबुक को साइड में रखें और टॉपिक वाइज इसको समझें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ह्यूमन और भी कॉम्प्लेक्स एनिमल जो कि इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हजारों टाइप के पैथोजन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं, जो कि उसकी बॉडी पर अटैक कर सकती हैं, उसकी बॉडी को डिजीज कर सकती हैं, उसकी बॉडी में ऐसे पैरासाइट सर्वाइव करते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ठीक है, और कई केसेज में बॉडी डाई भी हो सकती है, मतलब डेथ भी हो सकती है। ऐसे पैथोजन, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरी हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और वो सभी हमारी बॉडी में एंटर करके एज ए पैरासाइट रहना चाहते हैं और हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में उनसे डिफेंस के लिए, उनसे बचने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, उस इम्यून सिस्टम में एबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी में आने वाले किसी भी पैथोजन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट यानी कि डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो डेफिनेशन इम्यूनिटी क्या होगी? इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और डिजीजेस। मतलब हमारी बॉडी में वो पावर जो कि डिजीज और पैथोजन से बचने में हेल्प करती है, उस पावर को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम किसको बोलेंगे? द सिस्टम ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी किसको बोलेंगे? स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी है, और इम्यून सिस्टम वो सिस्टम जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ पर है? जैसे आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेकर एनस तक होता है। नर्वस सिस्टम में बॉडी की सभी नर्व सेल्स के अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में हार्ट के अलावा ब्लड वेसल्स भी आती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आते हैं। उसी तरह इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बिखरा हुआ है, बॉडी के सभी पार्ट में इम्यून सिस्टम है। तो वो किस फॉर्म में है देखिए। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम 3 फॉर्म में है। कुछ सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ टिश्यूज हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये सभी WBC की ही टाइप है हमारे ब्लड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है।
जैसे कि नोज में, जैसे कि किसी और डक्ट के अंदर जो वॉल होते हैं, एक ट्यूब है, पाइपलाइन है पूरी, उसकी अंदर वाली वॉल से चिपकी रहती है। जहाँ से भी पैथोजन एंटर करेगा उस पैथोजन को पकड़ के उसका फैगोसाइटोसिस कर देंगे, उसको खा के उसको डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे कि वो पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक ना कर पाए और हम डिजीज से बच जाएं। सेल्स के फॉर्म में पूरी बॉडी में इम्यून सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। टिश्यू की फॉर्म में भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम लिम्फ और ब्लड की फॉर्म में है। दोनों के बारे में हमने पढ़ रखा है। ब्लड में भी WBCs होती हैं, इसलिए वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और लिम्फ में भी WBCs होती हैं, इसलिए वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और आपको पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। इसका मतलब ये पूरी बॉडी में सर्च करते हैं कि कहीं से पैथोजन एंटर ना हो जाए। अगर पैथोजन एंटर हुआ है तो उनमें प्रेजेंट WBC हैं, उस पैथोजन को किल करते हैं। ठीक है, और कुछ और बोन मैरो, बोन मैरो की फॉर्म में, थाइमस की फॉर्म में, स्प्लीन की फॉर्म में, और भी कुछ ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्म में हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे लिम्फ नोड्स हैं, पेयर पैसेज हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। इन सभी ऑर्गन्स में भी इम्यूनिटी है। इसका मतलब इन सभी ऑर्गन्स में भी स्पेशल टाइप के WBCs हैं जो कि एंटर होने वाले ब्लड को, एंटर होने वाले पैथोजन को किल करती हैं। इन सभी ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस और भी हैं। बोन मैरो का फंक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और नई ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। एक थाइमस का फंक्शन नई टी लिम्फोसाइट्स बनाना, उनका मैच्योरेशन करना। और स्प्लीन के दो फंक्शन आप अलग से लिख सकते हैं पेज के टॉप पर। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब RBC डेड होने के बाद यहाँ पर डंप की जाती हैं। और दूसरा ट्रैक द पैथोजेंस फॉर देयर किलिंग, पैथोजेंस को ट्रैक करके उनको किल करने का काम भी करता है। ठीक है, बोन मैरो हमारी बॉडी में कहाँ पर है? जो बड़ी बड़ी बोन है उनके एंड पर है, वहाँ पर हेमेटोपोइसिस प्रोसेस से नई ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो ही करता है। मतलब बोन मैरो में ही बनती हैं WBC, बोन मैरो में ही बनती हैं RBC, और बोन मैरो में ही बनती हैं प्लेटलेट। ओके, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, और प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। ओके, उसके बाद तो ये हो गया हमारे इम्यून सिस्टम की बात कि कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? बॉडी में वो इम्यूनिटी जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि पैथोजेंस को रोकने के लिए हमारी बॉडी में जिस तरह के एडेप्टेशंस पहले से ही हैं, वही इन्नेट इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी बर्थ से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इस इम्यूनिटी को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी उसको रोकेगी वो इन्नेट इम्यूनिटी होगी। वो हमारी बॉडी की एडेप्टेशंस होंगी, वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी जो उस पैथोजन की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है। मोस्ट पैथोजेंस तो यहीं पर अटक जाते हैं, यहीं पर उनको किल कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसको भी पार करके बॉडी के अंदर चला जाए पैथोजन, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो अपना काम करती है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली बात, इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। दूसरी बात, इन्नेट इम्यूनिटी इज हाईली नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया आए तो भी वो बैरियर बना हुआ है, वायरस आए तो भी वही बैरियर है, प्रोटोजोआ आए तो भी वही बैरियर है, और फंजाई आए तो भी वही बैरियर है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी ने कुछ बैरियर बना रखे हैं जो हर पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है, और वो बैरियर कभी बदलता नहीं है कि वायरस आए तो कुछ और हो जाएगा, वो फंजाई आए तो कुछ और हो जाएगा। वो बैरियर हमेशा फिक्स रहता है। बॉडी के अंदर पैथोजन को आने के लिए इस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। वो बैरिकेटिंग ही क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी है। तो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में बॉडी के बैरियर्स आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कुछ सेल्स की भी हेल्प ले सकती है, और हमारी बॉडी में जो अलग अलग कंडीशंस हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, सेलुलर, इन सभी की भी हेल्प ले सकती है। मतलब सीधी सी बात है, ये मॉडिफाई होने वाली नहीं है ये इम्यूनिटी,
एक्स टाइप का पैथोजन आओ या फिर वाई टाइप का पैथोजन आओ, ये तो उसी तरह काम करेगी जिस तरह पहले करती आई है। अगर इस ट्रैप में, इन बैरियर्स में फंसकर वो पैथोजन मर जाए तो इसका काम हो गया, इसने अपना काम कर दिया। और इन सभी बैरियर्स को पार करके वो पैथोजन बॉडी के अंदर तक चला जाए तो ये उसमें फेल हो गई, ठीक है, रहेगी ठीक, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो बहुत स्पेसिफिक होती है, एक टाइप के पैथोजन के लिए स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बनाई जाती है, ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ये हो गई, नॉन स्पेसिफिक है, बर्थ से प्रेजेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेल्स ऑफ द बॉडी इसको प्रोवाइड करती हैं। और जो बैरियर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये बैरियर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं देखो, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब हमारी बॉडी की जो डिजाइनिंग है, फॉर्मेशन है, उसमें बाहर से ही इस तरह के अडेप्टेशन बॉडी में हैं जो कि पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं। कैसे हैं देखो, स्किन, म्यूकस, सीलिया, ये सब किस तरह की डिजाइन हमारी बॉडी में आउटरमोस्ट कवरिंग स्किन की है, और स्किन की स्टडी को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस है और वो डेड सेल्स की बनी हुई है। अब आपसे अगर पूछें कि इसको डेड सेल का बनाया हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर लिविंग सेल होती है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, तो कोई भी पैथोजन आएगा उस लिविंग सेल पर स्टिक होगा और इजीली उसमें इन्फेक्शन कर देगा। इससे हमारी बॉडी को डिजीज होने के चांसेस होंगे। तो हमारी बॉडी ने इस तरह से उससे अपने आप को अडेप्ट कर रखा है और फिजिकल बैरियर बना रखा है कि स्किन की आउटरमोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रैटम कोर्नियम। और स्ट्रैटम कोर्नियम क्या करती है, वो पैथोजन की ग्रोथ को ही सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी, इसलिए कोई भी पैथोजन आके स्टिक नहीं हो सकता और स्टिक होने के बाद वहाँ पर डिजीज कोज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली लाइन ऑफ डिफेंस में पहला बैरियर है फिजिकल, जिसमें ये 3 एग्जाम्पल आ रहे हैं। म्यूकस हमारे नोज में है, जैसे ही 10 पार्टिकल या फिर कोई और पैथोजन हमारे नोज में गया वो म्यूकस में फंस जाएगा। सीलिया, हमारे नोज में जो हेयर्स हैं वो सीलिया है, जैसे ही कोई पैथोजन आएगा उस सीलिया में ट्रैप हो जाएगा और सीलिया उसको ब्रश आउट कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। तो ये तीनों फिजिकल बैरियर हैं जो कि पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं, जिससे कि डिजीज के चांसेस बॉडी में कम हो जाते हैं। उसके बाद बी, केमिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करती है जो कि पैथोजन्स को मारते हैं, क्योंकि उन केमिकल्स में, उन सिक्रीशंस में इस तरह के हार्मफुल केमिकल हैं जो कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, टीयर, स्वेट एक्सेट्रा एंड ऑल्सो पीएच ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सिक्रीशंस और बॉडी की पीएच इस तरह से डिजाइन की गई है कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पीएच पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आपको पता होना चाहिए कि पीएच का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग है या फिर बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या फंजाई है, उनके एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर ही अच्छे से काम करते हैं, जिसको हम उसकी बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। अगर ऑप्टिमम पीएच से कम या ज़्यादा पीएच हुई तो पैथोजन ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर हम पीएच देखें तो माउथ की होती है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होती है, और स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है जो कि पैथोजन को किल कर देती है जाते ही। इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच होती है जो पैथोजन को किल कर देती है, ठीक है। तो पीएच हमारी बॉडी की इस तरह से है कि कोई पैथोजन अगर जाएगा तो उसके एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे और उस पैथोजन को ग्रोथ करने से रोक देंगे। तो ये भी एक तरह का बैरियर हो गया जो कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए बॉडी प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही सलाइवा में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के अलावा एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। मतलब माउथ से अगर कोई बैक्टीरिया गया तो माउथ में प्रेजेंट लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है। अगर किल हो गया बैक्टीरिया तो इम्यूनिटी बिल्कुल भी उसमें पैथोजन ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है।
तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। स्वेट में भी सोल्ट्स होते हैं, यूरिया होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। पीएच अगर एसिडिक या बेसिक हुई तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। सलाइवा में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है और टीएस के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कुल मिलाकर ये है कि बॉडी की जितने भी सिक्रीशंस निकलते हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बॉडी को डिजीज से बचाती हैं। इसका मतलब ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमेशा इसी फॉर्म में सिक्रीट होंगे, भले ही पैथोजन एक्स आए या वाई आए। इसका मतलब इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी के लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। ठीक है। थर्ड है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं, WBC के जो टाइप हैं वो सभी सेल्यूलर बैरियर होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सभी फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब आपको पता है कि किसी पार्टिकल को बॉडी में लेकर डाइजेस्ट करना। ये भी बैक्टीरिया, फंजाई, इन सभी पार्टिकल्स को लेकर बॉडी में डाइजेस्ट कर देती है, मतलब उनका फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं, इसलिए इनको फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं क्योंकि ये हमेशा रेडी रहती है, हमारे जो सोल्जर्स रेडी होते हैं कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए सेल्स रेडी रहती हैं। बाहर से पैथोजन आएगा टेररिस्ट की फॉर्म में तो ये आते हैं इसको अटैक करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन सभी टाइप की सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट, एलर्जिक, फैगोसाइटिक, मोनोसाइटिक और न्यूट्रोफिल्स में इन्फेक्शन की साइट पर पहुंचने वाली सबसे पहली सेल क्या होती है? तो आंसर आप लिखेंगे न्यूट्रोफिल। फर्स्ट टू रीच एट द साइट ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन, इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। ठीक है, दिस इज सेलुलर बैरियर। उसके बाद है फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको 9th में वाई डू वी फॉल इन चैप्टर पढ़ाया, तब भी बताया था कि फीवर कोई डिजीज नहीं है। फीवर तो हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, एक अडेप्टेशन है, जो कि टेम्परेचर का सोर्स देकर पैथोजन को मारने का एक मेथड होता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है फीवर, जिसमें बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन डेवलप हो जाए, पैथोजन एंटर हो जाए तो बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है। वो गर्म इसलिए हुई है कि उस पैथोजन के एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करना बंद कर देंगे और वो पैथोजन किल हो जाएगा। तो फीवर कोज होना किसी डिजीज को क्योर करने के लिए एक अच्छा स्टेप है बॉडी का। बॉडी में फीवर आ रहा है, इसका मतलब वो डिजीज को क्योर करने की कोशिश कर रहा है। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पैथोजन की एंट्री की साइट पर स्वेलिंग होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वहां पर रेडनेस होना और वहां लार्ज नंबर ऑफ WBC, जो नेबरिंग WBC है वो सारी आकर वहाँ इकट्ठी हो जाना। ये सारे स्टेप्स इन्फ्लेमेशन में आती हैं। तो इन्फ्लेमेशन में डिजीज से बचने का एक तरीका है स्वेलिंग, टेम्परेचर इंक्रीज, रेडनेस और WBC का वहाँ पर इकट्ठा होना। ये सारे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि हाँ कोई पैथोजन एंटर हुआ है और उसको मारने की कोशिश हो रही है। तो ये चारों ही मिलाकर इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर हो गए। ये बैरियर नॉन स्पेसिफिक होते हैं और बर्थ से ही प्रेजेंट होती है इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड करते हैं। समझे आप? हो गया यहाँ तक? उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हमारी बॉडी में बर्थ के बाद डेवलप होती है। एक बार हाईली स्पेसिफिक होती है, दूसरी बार बर्थ के बाद डेवलप तब होगी जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आएगा। ठीक है, और उस पैथोजन के लिए हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। तो वो जो रेस्पॉन्ड करने वाली इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बॉडी में तभी डेवलप होती है जब इन्नेट इम्यूनिटी का बस नहीं चल रहा हो, इन्नेट इम्यूनिटी उस पैथोजन को रोकने में नाकामयाब हो गई हो, तब जाकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये बर्थ के बाद भी डेवलप होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी पैथोजन के लिए रेस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें ये है कि एक टाइप का पैथोजन जिसने आज हमारी बॉडी पर अटैक किया है उस पैथोजन को ये किल भी कर देती है और साथ में उसी पैथोजन के लिए मेमोरी सेल और WBC मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज बनाकर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करवाती रहती है कि अगर फ्यूचर में यही पैथोजन आता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जो मेमोरी सेल है और एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली उस पैथोजन को अटैक कर देती हैं और उसको किल कर देती हैं थोड़े टाइम में। तो हमेशा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो पहले बार पैथोजन आया उसके लिए रेस्पॉन्स
सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो दोबारा पैथोजन आया उससे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि सेकेंडरी में तो मेमोरी सेल और एंटीबॉडी पहले से ही बनकर रखी हुई है, जो कि पहला इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम पर बनी थी। ठीक है, ओके। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह का इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करेगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये दो टाइप सबसे मेन बेसिस क्या है? देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती हैं, जो कि WBC का ही टाइप है, लिम्फोसाइट। ये दो टाइप की होती हैं, बी और सी। ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, ह्यूमोरल। ओके, और ये किस केसेस में होता है? बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ अटैक ऑन बॉडी पर बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ का अटैक होगा तो ज़्यादातर केसेस में बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं और वो बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मैंने वाइड फॉल इस चैप्टर में बताया था कि WBC से रिलीज होने वाली किलर प्रोटीन होती है एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज इनको जाकर मार देती है और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। ये एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही टाइप है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी सेल्स से मिलती है हमें, वो वायरल, कैंसर सेल एंड रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करती है। मतलब अगर बॉडी पर अटैक हो रहा है वायरस का, बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेल कैंसर सेल बन गई, या फिर बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसको चेक करने वाली इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। मतलब अगर किसी की बॉडी ने ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, ऑर्गन को लेने से मना कर दिया, तो उसकी बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी ने वर्क किया? तो आप बताएंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और उस ऑर्गन को, उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको ग्राफ्ट बोलते हैं, ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में कौन सी सेल्स का रोल रहेगा? टी सेल्स का रोल रहेगा। वायरस को किल करने में कौन सी सेल्स का रोल रहेगा? टी सेल्स का रोल। ठीक है, तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखें। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप बताएंगे CMI और टी सेल्स से प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये कुछ दो टाइप की एंटीबॉडी, दो टाइप की इम्यूनिटी, जो कि एक्वायर्ड के भी दो टाइप है, पर उसके बाद भी डेवलप होंगे दोनों, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी की WBC ही एंटीबॉडी बनाए और आने वाले पैथोजन को किल कर दें, इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बाहर से कोई पैथोजन आया और बाहर से ही हमने कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसी एंटीबायोटिक डाल दी जो कि हमारी बॉडी में आकर उस पैथोजन को किल कर देती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन इस वाले में नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच आवर इम्यून सिस्टम gets activated in response to pathogen entry and produces the antibodies to kill the pathogen. And in passive immunity, our immune system is not get activated and pathogen is killed by injecting
एक्सटर्नल सब्सटेंस, कोई बाहर से कोई सब्सटेंस डालकर उस पैथोजन को मार दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन 1 से 5 साल के बच्चों को क्यों दिया जाता है जबकि उनको पोलियो भी नहीं है? इसलिए दिया जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन में पोलियो के ही वायरसेज होते हैं जिनकी डिजीज करने की कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया जाता है और उनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि पोलियो का वायरस आ गया, तो उस पोलियो के वायरस के लिए हमारी जो AMI और CMI है वो एंटीबॉडीज का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने लग जाते हैं और हमारी बॉडी में पोलियो के लिए मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज ब्लड में फ्लो करती रहती हैं। ठीक है, बार बार हर 2 महीने में हम पोलियो ड्रॉप पीते हैं, फिर हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है, फिर से लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में इतनी सारी एंटीबॉडीज पोलियो के लिए बन चुकी हैं कि आज के टाइम में अगर बाहर से पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में आए तो हमें बिल्कुल भी डिजीज होने के चांसेस नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस वायरस को डिफेंड करने के लिए, उस वायरस को अटैक करके किल करने के लिए पहले से ही तैयार है, क्योंकि हमने वैक्सीन ले लेकर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है, जिससे उसने लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज बना रखी हैं। वो एंटीबॉडीज तुरंत उस पोलियो वायरस को मार देंगी क्योंकि पोलियो के लिए ही पहले से ही बनकर रेडी हो। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पर तो देखो टाइम लगा 5 साल का इम्यूनिटी डेवलप करने में। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाने में जो टाइम लगता है उतना अगर टाइम लग गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए उनको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि उनके खुद के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने का वेट नहीं किया जाता, बाहर से कोई कैसा केमिकल एंटीबायोटिक इस तरह की इंजेक्ट की जाती है कि वो जाकर उस पैथोजन को किल कर दे और हमारा इम्यून सिस्टम आराम से बैठे बैठा देखता रहे कि हाँ पैथोजन मर गया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी में एग्जाम्पल क्या आएगा? टिटेनस, एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक, अगेन डिप्थीरिया, पैथोजन। ठीक है, टिटनस के केस में जब हमारे ब्लड के अंदर टिटनस के बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं किसी मेथड से, तो कभी भी डॉक्टर वेट नहीं करता कि मैं टिटनस को इस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए वैक्सीन लगा देता हूँ, फिर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और टिटनस के बैक्टीरिया को मारेगा। डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं करते। डॉक्टर क्या करते हैं? एंटी टिटनस वैक्सीन देते हैं, एंटीटॉक्सिन का, जो कि जाकर डायरेक्टली बैक्टीरिया को ही किल कर देता है जो बाहर से अंदर गए थे। इसका मतलब सीधी सी बात है, अब इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी हुई। उसी तरह हमें अगर डिप्थीरिया हो गया, बैक्टीरियल डिजीज डिप्थीरिया हो गई, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया चला गया तो हम बाहर से एंटीबायोटिक ले लेंगे। वो एंटीबायोटिक क्या होती है? बैक्टीरिया को किल करती हैं। बैक्टीरिया को जाके किल कर दिया जाएगा तो पैसिव इम्यूनिटी मिल जाएगी। और कोलोस्ट्रम क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी, जब बेबी की बर्थ होती है तो पहले 6 महीने तक मिल्क बहुत ही न्यूट्रिशियस बनता है और उसमें एंटीबॉडीज बहुत सारी होती हैं जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो मदर से बेबी में जो इम्यूनिटी आई वो मिल्क से आ गई, तो उसके इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत नहीं है। उनकी बॉडी में इतनी सारी एंटीबॉडीज आ चुकी हैं कि वो बैक्टीरिया को किल कर देंगी। तो ये पैसिव टाइप की ही इम्यूनिटी हुई, क्योंकि यहाँ पर भी इम्यून सिस्टम ने अपना काम नहीं किया, आराम से इम्यून सिस्टम देखता रहा और पैथोजन मरता रहा। यहाँ पर इम्यून सिस्टम ने खुद ने काम किया। ठीक है, तो ये हो गई एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन वो फोरिन पार्टिकल होते हैं। फोरिन पार्टिकल मतलब नॉन सेल्फ पार्टिकल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए नहीं, हमारी बॉडी के नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट में से हमारी बॉडी में आए हैं। ऐसे फोरिन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, नॉन सेल्फ हैं, उनको हम एंटीजन बोलते हैं।
और एंटीबॉडी क्या होती है? दीज आर द किलर प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम WBC एंड दे किल द एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन हमारी बॉडी में, एंटीजन का वो रीजन जिसको देखकर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है उसको हम बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं? एपिटोप। और एपिटोप को देखकर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जिसमें एक दो एपिटोप है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे होते हैं, तो इसको बोलते हैं वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। जितने ज़्यादा एपिटोप होंगे उतनी ज़्यादा उस एंटीजन की वैलेंसी होगी। ठीक है, समझे? इसको बोलते हैं एपिटोप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिटोप। हमेशा जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब एंटीबॉडी बनाता है तो एक एंटीजन के एपिटोप को ही देख लेता है, उस एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, फिर एंटीबॉडी उस एपिटोप से आगे बाइंड हो जाती है और एंटीजन को किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन एक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी बॉडी में आकर डिजीज कॉज कर सके। कुछ एंटीजन पैथोजन होते हैं, ये ध्यान रखना। एंटीजन तो वो पार्टिकल है जो कि बॉडी में बाहर से आया। अब बाहर से तो बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो डिजीज कर पाते हैं, तो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं, और बाहर से आने वाले किसी भी पार्टिकल को हम एंटीजन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीजन के बारे में। अभी मैं एंटीबॉडी का यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा पूरा। फैगोसाइटिक WBC अलग अलग तरह के होते हैं। फैगोसाइटिक भी होते हैं जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। एलर्जिक भी होते हैं जैसे बेसोफिल्स, मास्ट सेल। और लिम्फोसाइटिक भी होते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट मैंने बता दिया, बी लिम्फोसाइट AMI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होती है लिम्फोसाइट PMI के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एंटीजन कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बाहर से आने वाला पार्टिकल होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है एंटीबॉडी का। इसको बहुत अच्छे से आप समझें। एंटीबॉडी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है? एंटीबॉडीज ऐसी किलर प्रोटीन्स होती हैं जो WBC सिक्रेट होती हैं और किल करती हैं एंटीजन को, ताकि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड की जा सके, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो अब ये एंटीबॉडीज किस तरह से बनती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, ये सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबॉडी एक वाई शेप स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है। वाई शेप है और इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल। ठीक है, मतलब हम लोग भी बोल सकते हैं H2L2, दो तो हैवी चेन है लॉन्ग वाली और दो लाइट चेन है स्मॉल वाली। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये वेरिएबल होता है, मतलब इसको बोल सकते हैं वेरिएबल हैवी रीजन। हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, मतलब जो बदलता है। नीचे वाला पार्ट कभी नहीं बदलता, वो वैसे का वैसा ही रहेगा हमेशा। जो बदलेगा वो ये है। ये क्यों बदलता है? क्योंकि यहाँ पर होता है पैराटोप। पैराटोप एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है जो एंटीजन से बाइंड होता है, और एपिटोप एंटीजन का वो बाइंड होता है जो कि पैराटोप एंटीबॉडी का वो रीजन होता है जो कि एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करता है, और एपिटोप एंटीजन का वो रीजन होता है जो कि एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हेवी चेन है, तो वेरिएबल लाइट चेन है। ये कांस्टेंट लाइट चेन है, तो ये कांस्टेंट हैवी चेन है। ठीक है, समझे आप? इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, इसके साथ ही टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 16, जिनमें से 12 डाइसल्फाइड बॉन्ड इंट्रापेन होते हैं, चेन के अंदर जैसे ये इसी चेन के अंदर है, इसी चेन के अंदर और दूसरी जगह भी जहाँ भी उसके अंदर ही हो 12 है, और 4 है इंटर, मतलब दो चेन को तोड़ने वाले, जैसे ये है इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल मिला के 16, 12 प्लस 4। ठीक है, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी एक वाई शेप की स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल होता है, ये WBC से सिक्रेट होता है, स्पेशली बी सेल से सिक्रेट होने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स अलग अलग टाइप की होती हैं।
जैसे गामा, एल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, एंटीबॉडीज में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। गामा भी हो सकती है, गामा प्रोटीन, एल्फा प्रोटीन, म्यू प्रोटीन, एप्सिलॉन प्रोटीन और डेल्टा प्रोटीन। डेल्टा प्रोटीन, ठीक है। तो इन सभी में देखो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए तो लगाते हैं हम आईजी सॉल्ट में, ठीक है। और 5 टाइप की एंटीबॉडी में पहला जो अल्फाबेट है ना वो ले लो। तो कौन कौन सी हैं? आईजी, जी आईजी, ए आईजी, एम आईजी, ई और आईजी डी। ये 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में सिक्रीट होती हैं अलग अलग टाइप के पैथोजन को किल करने के लिए। वो सबकी एक वाइड है, ठीक है। और सब में वेरिएबल रीजन वही है जो मैंने बताया था, हैवी और लाइट चेन के बीच वाला, पैराटोप वाला। बाकी नीचे की चीज सब में कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज को आप याद कैसे करेंगे? गेम, GAMET 5 है गेम। और इसी से इनका सिंबल गामा, एल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक है। अभी एक प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि ये कहां कहां प्रेजेंट होती हैं। जी प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की बॉडी से फीटस में आ जाती है, और फीटस जब मदर की बॉडी में ही डेवलप हो रहा होता है तो बर्थ से पहले उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी में दूसरे नंबर पर कौन सी है? IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ए को बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी। सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, ये डायमेरिक फॉर्म में होती है, मतलब 2 वाई एक साथ जुड़ के किसी पर अटैक करती हैं। और ये बॉडी के सिक्रीशंस में होती है, जैसे सलाइवा, कोलोस्ट्रम, टीयर एक्सेट्रा। बॉडी के जितने भी सिक्रीशन है मैंने बताया था एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं इनमें। एंटीबॉडी ए होती है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? तो ए आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। फर्स्ट अबंडेंट पहले नंबर पर है, और पेंटामेरिक फॉर्म में 5 एक साथ मिलकर अटैक करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पेंटामेरिक। इसलिए इनका अटैक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद IgE को बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी। एलर्जिक एंटीबॉडी वो होती है जो कि एलर्जी के केसेस में बनती है और 2 सेल्स को अटैक करती है। एक तो मास्ट सेल्स होती है और एक बेसोफिल होती है। इन दोनों ही सेल्स का रोल एलर्जी में होता है। एलर्जी कोई रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, मान लो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की एलर्जी है तो एंटीबॉडी IgE बनेगी, और जो सेल्स अफेक्ट होकर एलर्जी कोज करने वाले केमिकल सिक्रीट करेंगी उन सेल्स का नाम मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स होता है, ठीक है। और IgD का बहुत लिमिटेड रोल होता है। तो ये तो है डायमेरिक और ये है पेंटामेरिक, बाकी सब है मोनोमेरिक, एक साथ एक ही अटैक करते हैं। तो डायमेरिक में वाई 2 इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ, और हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के इम्यून सिस्टम कंप्लीट होते हैं। इम्यून सिस्टम कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर का जो सेकेंड हाफ है वो हम पढ़ेंगे। सेकेंड हाफ जो चैप्टर का है उसमें आने वाला है ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड का स्टोरेज किस तरह किया जाता है, ऑर्गन्स कैसे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ये सारे पेपर, ठीक है।
तो आप सभी इसके नोट्स बनाकर अच्छे से रिवाइज करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी नोट्स बनाकर सभी अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एनपीएससी में छूटते नहीं। ठीक है, तो ये आपका वर्क है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का सेकेंड हाफ पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई। ओके, थैंक यू।